डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर भारत मॉरिशस की सहमति। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में कोयंबटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी में छात्रों से प्रधानमंत्री ने की चर्चा। बोर्ड परीक्षार्थियों को दिए सफलता के टिप्स। परीक्षा की तैयारी से लेकर तनाव मैनेज करने का दिया मंत्र। पढ़ाई और पैशन के बीच कंफ्यूजन को किया दूर। भारत सेशल्स की साझेदारी को नई ऊंचाई। स्वास्थ्य महासागर विजन, डिजिटल मिशन समेत कई क्षेत्रों में कई अहम समझौते। सेशल्स को $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दोनों देश साझेदारी के एक नए चरण में कर रहे हैं प्रवेश। सेशल्स के राष्ट्रपति ने जताया आभार। लोकसभा में विपक्ष का लगातार हंगामा। अब तक नहीं हो सका कोई ठोस विधायी कार्य। स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाराजगी। कहा, गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है सदन। राज्यसभा में बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के साथ कथित भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की कवायद में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं। डीजीपी से मांगा हलफनामा। फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। बदल रही है बस्तर की तस्वीर। 90% तक नक्सल मुक्त हुआ इलाका। छत्तीसगढ़ में बस्तर पन्नुम कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने का किया आह्वान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने सितंबर 2025 में वाराणसी में अपनी पिछली मुलाकात के बाद से व्यापक द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच परस्पर आदान प्रदान पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अगले सप्ताह एआई इम्पैक्ट समिट में दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, अपने दोस्त प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम पर फोन कॉल पाकर खुशी हुई। हमने पिछले साल वाराणसी में हमारी यादगार मुलाकात के बाद से भारत और मॉरिशस के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने उन खास ऐतिहासिक और लोगों पर आधारित संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ते हैं। भारत और मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मैं अगले हफ्ते एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत में उनका स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं। बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस साल के नवे संस्करण के दूसरे एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी के विद्यार्थियों से चर्चा की। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा को नए रूप में ढाला है और अलग अलग राज्यों के छात्रों से चर्चा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने और पर्याप्त नींद लेने की भी सलाह दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के परीक्षा पे चर्चा के दूसरे हिस्से में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया। विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना है। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी से विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर विद्यार्थियों से अपने विषय पर पकड़ बनाने और खुद से लगातार प्रतियोगिता करने की सलाह दी। आप अच्छा विद्यार्थी बनना है ना, आपको उस विषय पर ग्रिप होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे विद्यार्थी बनोगे। सब्जेक्ट पर ग्रिप कैसे आएगी? एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रख, डिसिप्लिन में रहता है, रूटीन में चलता है। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है, गिरता है, पटकता है, हारता है, जीतता है, करता है, उसमें से वो खिलाड़ी बनता है। ठीक है। परीक्षा पे चर्चा के इस सत्र में प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बने रहने और मानसिक तनाव और दबाव जैसी आम चुनौतियों से निपटने के बारे में उपयोगी सलाह को साझा किया। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को जिंदगी और नेतृत्व के बारे में भी जरूरी सुझाव प्रदान किए। सपना तो ऐसा होना है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जिंदगी को बनाऊंगा। अगर ये हम करते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा। खिलाड़ी बनने के लिए खेले वो एक विषय है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जिंदगी खेल होने से बचाना है तो जिंदगी में खेल होना चाहिए। खेलना भी है, खेलूंगा तो खिलूंगा, और पढ़ना भी है ताकि और लोग कहें नहीं कि इसको कुछ पढ़ना उड़ना आता नहीं, इसलिए मैदान में रहता है। ऐसा लीडर बनना है कि लीडर बनना है? दोनों बनना है। देखिए, पहले लीडर बनिए। जो काम है मन में तय करिए, कोई करे या ना करे मैं करूंगा। जब ये शुरू आ जाएगा, मैं अपने से शुरू करूंगा, तो आप देखिए अपने आप लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। छात्रों की अन्य से तुलना किए जाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को सीख दी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को तुलना करने से बचना चाहिए। कंपैरिजन से माँ बाप ने बचना चाहिए, और मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि कृपा करके आप परिवार में किसी के सामने उतनी तारीफ न करें ताकि बच्चे की आदत खराब हो जाए। इतनी तारीफ न करें एक बच्चे की कि दूसरे बच्चे को लगे कि देखो हर बार ये तो इसकी बात दुनिया में बताते रहते, मेरी में बताते नहीं। परिवार में अगर निकट हमसे कोई ज्यादा अच्छा है, हमें मनोमन उसको गुरु मान लेना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संपूर्ण नजरिए में बदलाव करना है। इसका मकसद परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाना है और यह सार्थक भी हो रहा है। परीक्षा से इतना डर नहीं लगता। आपके जो मंत्र दिए हैं ना, वैसे जैसे कि लाइक परीक्षा को एक सेलिब्रेशन उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, तो अब थोड़ा थोड़ा परीक्षा की तरफ से मतलब डर कम रहा है। पर ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। सेशल्स के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात में कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए तो अनेक मुद्दों पर सहमति बनी। स्वास्थ्य, डिजिटल लेन देन, मौसम विज्ञान, संस्कृति, समुद्री विज्ञान, फूड और शासन के क्षेत्रों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ तो दोनों देशों के लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने और डिजिटल सॉल्यूशंस में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। भारत ने सेशल्स को $175 मिलियन के स्पेशल पैकेज देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई फैसले हुए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, डिजिटल, मौसम विज्ञान, संस्कृति, समुद्री विज्ञान, फूड और शासन जैसे क्षेत्रों में सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। तय हुआ कि दोनों देश लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाएंगे, डिजिटल सॉल्यूशंस में सहयोग को विस्तार देंगे। हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। सेशल्स के लोक सेवकों को भारत में प्रशिक्षण के लिए भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत अपने सफल अनुभव सेशल्स के साथ साझा करेगा। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में हमारा सहयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हम रिन्यूएबल एनर्जी, रेजिलियंस और क्लाइमेट एडेप्टिविटी सॉल्यूशंस पर अपने सहयोग को और विस्तार देंगे। दोनों देश पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और खेल के माध्यम से संबंधों को और सशक्त बनाने पर भी सहमत हुए। साथ ही भारत सेशल्स साझा विजन भी जारी किया गया। ये विजन आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का रोड मैप बनेगा। मैरीटाइम नेबर्स के रूप में ब्लू इकोनॉमी हमारे लिए एक स्वाभाविक सहयोग का क्षेत्र है। हम मरीन रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता सेशल्स के साथ साझा करेंगे। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सुरक्षा हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ है। सेशल्स के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों की अहमियत का जिक्र किया। कहा, हिंद महासागर के देशों के तौर पर समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। Cooperation in the maritime and scientific domain was reinforced through the signing of the Memorandum of Understanding on Technical Cooperation in Ocean Observation, Ocean Services, Capacity Building, Data Sharing, and Marine Scientific Research. This instrument reflects our shared interests in advancing marine science, strengthening technical and analytical capabilities, and support evidence-based ocean governance in the Indian Ocean. सेशल्स भारत का समुद्री पड़ोसी, विश्वसनीय साझेदार और महासागर विजन का अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पैट्रिक हरमिनी संग बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मीटिंग प्रोडक्टिव रही। पैट्रिक हरमिनी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सेशल्स अपनी आज़ादी का 50वां साल और भारत सेशल्स संबंधों की 50वीं सालगिरह मना रहा है। हमारे देश इतिहास, भविष्य के लिए साझा विजन से जुड़े हुए हैं। एक समुद्री पड़ोसी और भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर सेशल्स भारत के महासागर विजन का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बातचीत में आर्थिक सहयोग को गहरा करने, फिनटेक, हेल्थ केयर, रक्षा, इनोवेशन और दूसरे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। हम एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की सोमवार को नई दिल्ली में सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत सेशल्स द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, उच्च शिक्षा, आतिथ्य सत्कार, डिजिटलाइजेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। उपराष्ट्रपति ने पिछले वर्ष अक्टूबर में सेशल्स की अपनी यात्रा का स्मरण किया, जब उन्होंने राष्ट्रपति हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की। भारत सेशल्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बारे में विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री ने बताया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो दोनों देशों के बीच विकास के मजबूत साझेदारी को स्पष्ट करते हैं। Our decision to offer a special economic package of $175 million to Seychelles. This is a blended package comprising US $125 million rupee denominated line of credit and a grant component of $50 million. The intention is to support development projects across priority sectors identified by Seychelles. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत सेशल्स को एक विशेष हाइड्रोग्राफिक यूनिट की स्थापना में मदद करेगा, जो जल संसाधनों के प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। We will gift 10 ambulances to Seychelles to strengthen their public health care and emergency medicine services. The National Center for Good Governance of India and the Public Service Bureau of Seychelles have established cooperation for training 250 Seychellois special civil servants in India. The two countries are institutionalizing cooperation by signing an MOU on digital transformation. On the scientific front, two MOUs have been signed to deepen collaboration. One of them brings together INCOIS, which is the Indian National Center for Ocean Information Services, and the Seychelles Meteorological Authority, while the other involves the Indian Meteorological Department and the Seychelles Meteorological Authority. विक्रम मिस्री ने कहा कि मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न हिस्सा है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। Seychelles, as you can imagine, is an important part of the Mahasagar vision enunciated by the Prime Minister, mutual and holistic advancement for security and growth across regions. Ours is a long-standing relationship. It's underpinned by close people-to-people relations, growing trade and economic contacts, and a substantive developmental partnership. महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में महायुति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, एक बार फिर महाराष्ट्र ने बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद दिया है। नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और महायुति की शानदार सफलता के बाद महाराष्ट्र की जनता ने जिला परिषद चुनाव में हमें ज़बरदस्त जनादेश दिया है। ये साफ है कि पूरे ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग सुशासन और ऐसे गठबंधन को चाहते हैं जो राज्य की गौरवशाली संस्कृति की भावना का काम करे। मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। महायुति के हर कार्यकर्ता को ज़मीन पर अथक परिश्रम करने और महाराष्ट्र सरकार के ठोस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ एनडीए के सुशासन विजन को विस्तार बताने के लिए मेरी शुभकामनाएं। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने बिना किसी शक के एसआईआर को सही ठहराया है और कोई भी रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है और जिससे चुनाव आयोग के कानूनी अधिकार को मजबूती मिली है।
पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका मानी जा सकती हैं। सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल में दस्तावेजों की पड़ताल और फाइनल वोटर लिस्ट की समय सीमा को 1 हफ्ते बढ़ा दिया है। पहले फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की डेडलाइन 14 फरवरी थी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति NB अंजारिया की पीठ ने कहा कि वे इस मामले में आवश्यक आदेश या स्पष्टीकरण जारी करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार यह सुनिश्चित करे कि उसकी ओर से उपलब्ध कराए गए 8,505 ग्रुप बी के अधिकारी मंगलवार शाम 5 बजे तक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट करें। निर्वाचन आयोग चाहे तो अपने अधिकारियों की जगह इन अधिकारियों की सेवा ले सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर अपनी सहायक भूमिका में बने रहेंगे और EROs को राजनीतिक सुविधा के बजाय कानून के तहत फैसले लेने होंगे। वोटर लिस्ट पर अंतिम फैसला ERO ही लेंगे। चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को शिकायत की गई थी कि ऑब्जेक्शन फॉर्म जलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। कोर्ट ने इस पर राज्य के DGP को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि DGP हलफनामा दाखिल करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास से मुलाकात की। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय रक्षा और औद्योगिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संयुक्त आशय पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का भी आदान प्रदान हुआ। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार देने पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री ने गुरुग्राम स्थित इंडियन ओशन रीजन सूचना संलयन IFC IOR में एक ग्रीक अंतर्राष्ट्रीय लाइजन अधिकारी की तैनाती की घोषणा का स्वागत किया। इससे दोनों समुद्री देशों के बीच समुद्री सहयोग, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के सिलचर और मिजोरम के सैरांग के बीच पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नई ट्रेन चलने से असम की बराक वैली और मिजोरम के बीच आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। रेल मंत्री ने इस मौके पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर नई यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि इस साल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऐतिहासिक 11,486 करोड़ रुपए का रेलवे बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में रेलवे के 72,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं पूर्वोदय के विकास में। नॉर्थ ईस्ट के लिए हिस्टोरिक रेलवे बजट दिया है 11,486 करोड़ रुपीस का। टोटल नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का इन्वेस्टमेंट है 72,468 करोड़। रेल मंत्री ने कहा कि गत 11 वर्षों में उत्तर पूर्व के राज्यों में 1,900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो श्रीलंका के कुल रेलवे नेटवर्क से अधिक है। उन्होंने कहा कि करीब 2,100 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वोत्तर के 60 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 1,900 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं, जो कि श्रीलंका के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा है। 60 स्टेशंस का 2,100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन के तहत। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के बीच सोमवार को बातचीत हुई। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, भारत में अमेरिकी राजदूत श्री सर्जियो गोर के साथ अच्छी मुलाकात हुई। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की मजबूती पर फोकस करते हुए हमने अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिका की मजबूत भागीदारी का इंतजार है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे।
जहां आज उन्होंने बस्तर के पंडुम महोत्सव में समापन समारोह में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी बंदूकें गूंजती थी, आज वहां शांति है और कला का महोत्सव हो रहा है। गृहमंत्री ने बस्तर ही नहीं पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे के प्रण को एक बार फिर दोहराया और नक्सलियों से जल्द आत्मसमर्पण करने की अपील की। बस्तर की पहचान अब बदलने वाली है। यहाँ अब बारूद की जगह आदिवासियों के विकास की बात होगी। बंदूक नहीं बल्कि शिक्षा की बात होगी, क्योंकि बस्तर की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। जगदलपुर में बस्तर मंडूम महोत्सव के समापन के दौरान गृह मंत्री ने नक्सलियों से फाइनल अपील की है। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाएगा। बस्तर को नक्सल मुक्त कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। यही वजह है कि वो नक्सलियों से अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं। जो आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बक्से नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार नक्सल मुक्त देश बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में आए दिन माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जगदलपुर में गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अभी बस्तर का लगभग 90% क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है और मार्च खत्म होते होते ये आंकड़ा 100% का होगा। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ केंद्र सरकार ने बस्तर के विकास का रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने का प्लान है, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही बस्तर में 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। रेल और सड़क परियोजनाओं पर तेजी लाई जाएगी, जिससे बस्तर में कर्फ्यू नहीं बल्कि उत्सव और विकास का माहौल बनेगा। बस्तर मंडूम महोत्सव की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बस्तर लाल आतंक के साए से निकलकर अब विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ के आदिवासी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बढ़ें, उन्हें रोजगार मिले और वो भी मुख्य धारा से जुड़ें। ऐसे में बस्तर की संस्कृति और यहाँ के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 के तीसरे चरण के तहत 55 कंपनियों की 85 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 का शुभारंभ भारत सरकार के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चरण में भाग लेने वाली कंपनियों ने 11,887 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। उद्योग की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना भारत सरकार का प्रमुख सुधार है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग आईपीसी ने दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ हुए समझौते के तहत फार्माको विजिलेंस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण और औषधि सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाएगा। वहीं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और इसमें स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, जन जागरूकता को बढ़ावा देना
और संयुक्त पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। इन पहलों से देश में सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी टैरिफ कटौती को लेकर तमिलनाडु के तिरुप्पुर के निर्यातकों ने खुशी जाहिर की है। AEPC एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आर रामू ने कहा कि इससे तिरुप्पुर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। The reduction in American tariff will be much more beneficial for Tirupur exporters and all over India textile manufacturers. As you all very well know that we were struggling with 50% tariff against Indian goods, now which is been brought down to 18%, which is the lowest among all the other countries, neighboring countries, especially who are all doing. For US was suffering because of this high-end tariff. Now again we can expect more orders from the buyer and Tirupur will be much more benefited because of the less tariff. तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष KM सुब्रमण्यम ने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। The trade agreement was signed recently. It is one of the historical trade deal. We are garment exporter and apparel manufacturers from Tirupur. This is the cluster-based model. 68% of the India's knitwear export is doing from Tirupur, and almost 1 million job workers are working here. Because of this historical deal, the USA exports will be going to increase. We are very happy and we welcome the historical deal. भारत अमेरिका ट्रेड डील का राजस्थान कॉटन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने स्वागत किया है। काउंसिल के सदस्य महावीर प्रताप शर्मा ने कहा कि इससे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका ने जो घटा के 50 से 18% कर दी है, इससे कालीन जगत को, टेक्सटाइल्स को, जेम्स एंड ज्वेलरी को, हैंडीक्राफ्ट्स को, लेदर एक्सपोर्ट्स को, जो भी भारत की हैंडीक्राफ्ट और हाथ से निर्मित चीज़ों की जो भी इंडस्ट्री है, जिसमें जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले समय में ये भारत के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, निर्यात के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत का निर्यात अमेरिका में वापस अपने नॉर्मल या उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर द्वारका जेम्स लिमिटेड के CMD कृष्ण बिहारी गोयल ने कहा कि यह डील रत्न एवं आभूषण उद्योग को बेहद बढ़ावा देगी। इंडिया और US के बीच जब ये ट्रेड डील हुई है, ये इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्ट देगी। अभी थाईलैंड और चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं, कॉम्पिटिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से टैरिफ 19%, 35% है और इंडिया के लिए जीरो टैरिफ किया है। इससे इंडिया के MSME सेक्टर को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मेक इन इंडिया विजन की ओर बढ़ता हुआ एक अच्छा कदम है। असम और अरुणाचल प्रदेश में भूमि मुआवजा घोटाले और अहमदाबाद में अवैध कॉल सेंटर पर नकेल कसने के उद्देश्य से ED ने कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। ED ईटानगर ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे भूमि मुआवजा घोटाले के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और असम में 6 आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं ED के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अवैध कॉल सेंटर ऑपरेशन की जांच के सिलसिले में अहमदाबाद में 6 स्थानों पर छापेमारी की। आरोप है कि बड़े पैमाने पर यहां अवैध कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे, जो विदेशी नागरिकों को धोखा देने में शामिल थे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।